हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल्स में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 6 टू 8 के हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर विलियम बेंटिक जो है यह 1828 से 1833 तक पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इसके बाद यह 1833 से 35 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। सर जेम्स टोड जो है इनका संबंध ब्रिटिश सेना में कर्नल से था और इनका अधिकांश समय जो है वह राजस्थान में गुजरा है और इन्होंने राजस्थान के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों वह 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, पहला 1938 में और दूसरा 1939 में। 1938 में ये हरिपुरा जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ अध्यक्ष बने थे। गुजरात में यह सेशन हुआ था कांग्रेस का। और दूसरा 1939 में यह त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि 52वां अधिवेशन था और यह 51वां अधिवेशन था। यह त्रिपुरी जो है एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो है वह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। यह बम जो है 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। केंद्रीय विधानसभा जो है यह दिल्ली में अवस्थित है और इस समय केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पर चर्चा चल रही थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के जो प्रथम निर्वाचित सभापति है वह राय बहादुर सतीश चंद्र थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1936 से 1939 तक विधानसभा के अध्यक्ष थे, जबकि 1939 से 45 तक राजीव रंजन सिन्हा विधान परिषद के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का भी उत्तर होगा ए, राय बहादुर सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में शुरू किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो है यह 8 नवंबर 1927 को की गई थी। तो इसमें 8 नवंबर 1929 गलत है, दूसरा 8 नवंबर 1928 ये भी गलत है, 8 दिसंबर 1927 ये भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। साइमन कमीशन जो है यह सर्वप्रथम भारत 3 फरवरी को पहुंचा था। कब पहुंचा था दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचा था? बॉम्बे में यह पहुंचा था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों लोग ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसके भारत आने का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित सलाह देना था और जबकि इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसका घोर विरोध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर आंदोलन गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन जो है इसका शुरुआत जो होता है 1913 में होता है और इसकी शुरुआत जो है वह एस्टोरिया नामक जगह से होती है। एस्टोरिया जो कि ओरेगन प्रांत यूएसए में, ओरेगन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और उस समय उसके जो सदस्य थे वह इस ऑप्शन के अनुसार करतार सिंह सरावा होगा। करतार सिंह सरावा इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके अलावा सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष, ये याद रखना है। सोहन सिंह भाखना जो थे यह इसके गदर जो आंदोलन हुआ था इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल और लोग लाला हरदयाल, भगवान सिंह ज्ञानी, करतार सिंह सरावा,
उधम सिंह, तारकनाथ दास, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, ये सारे लोग इससे संबंधित है, गदर आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की गई थी। यह यात्रा साबरमती से प्रारंभ होकर साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर के दांडी तक, जो कि गुजरात का तटीय शहर है, वहां तक हुआ था और यहाँ पर जाकर के नमक कानून को भंग किया गया था। तो इसके बीच की जो दूरी थी यह 241 मील थी, 241 मील थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें टोटल गांधी जी के साथ प्रारंभ में 78 साथी थे जिसने इस यात्रा की शुरुआत की थी, और इस यात्रा की शुरुआत जो है वह डेट भी याद रखना है कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को यह यात्रा जो है प्रारंभ हुई थी, और दांडी यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 को पहुंची थी। 5 अप्रैल 1930 को यह यात्रा जो है दांडी पहुंची थी, और दांडी पहुंचने के बाद यह 6 अप्रैल को सुबह में नमक कानून को भंग किया गया था। 6 अप्रैल के दिन नमक कानून को 1930 को नमक कानून को भंग किया गया था, ये याद रखना है। नमक कानून जो है उसको भंग किया गया था, नमक कानून को भंग किया गया था, नमक कानून को भंग किया गया था। इसमें शामिल होने वाले बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिवरधारी सिंह थे। बिहार से शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम क्या है, गिरिवरधारी चौधरी, और इनका संबंध किस बिहार के किस जिला से है, समस्तीपुर से, समस्तीपुर, समस्तीपुर से इसका संबंध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसे अंततः संघर्ष हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है यह 1966 में ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां हुई थी। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां 1966 में यह समझौता हुई थी, और यह समझौता किसके साथ हुई थी, भारत और पाक के साथ हुई थी। जबकि शिमला समझौता जो है यह भी कब हुई थी, 1972 में यह समझौता हुई थी, किसके साथ, पाक के साथ हुई थी। और चीन के साथ होने वाला एकमात्र समझौता जो कि पंचशील समझौता है, जो कि 1954 में हुई थी, चीन के साथ हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ जो पंचशील समझौता हुआ है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशुर्बनीपाल। 668 से 627 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशुरबनीपाल, अशुरबनीपाल। अगला प्रश्न है, गुप्त वाकाटक अगला प्रश्न है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो उस समय जो गुप्त वाकाटक के समय जो महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है वह न्याय है। न्याय में हम तर्क वितर्क के आधार पर जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है, इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, यह सही है। दूसरा है, इसके इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की, यह भी सही है। जैसे दो सही हुआ तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त में एक से अधिक है। इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसे वह भारत में पहला बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गए थे? तो इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी, और 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जमशेद जी टाटा। और यह कहाँ स्थित है, जमशेदपुर, जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो क्राउन शासन के तहत भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 61 तक पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए, और फिर यह भारत के वायसराय बनते हैं। वायसराय जो है यह 1858 से 61 तक हुए थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात जो गवर्नर जनरल का पद था उसको परिवर्तित कर दिया गया था, समाप्त करके नए पद का सृजन किया गया था, वायसराय का। और पहले वायसराय कौन हुए थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को, पहला ऑप्शन है, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह गलत है। भारत के व्यापार संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ा था। अगला ऑप्शन है कि निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था, यह भी गलत है, जब क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से निर्यात बढ़ गया था, इसमें निर्यात की वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
7वीं शताब्दी ईसा भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि है, जो कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मध्य और दक्षिण भारत के ऊपर इसका शासन था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। इसमें अशोक महान जो है इसका शासन काल जो है 668 ईसा पूर्व से सॉरी 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि इनका जो शासन काल है यह 319 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। अगला प्रश्न है स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो स्टालिनग्राद जो है यह रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और सोवियत संघ। सोवियत संघ 1991 से पहले इसका नाम सोवियत संघ यूएसएसआर हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है। अगला प्रश्न है मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो मूला, मस्कत और बोलन पर्वतीय दर्रे है। प्राचीन काल में इसी बोलन दर्रे के माध्यम से भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। अगला प्रश्न है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी। तो 1940 के दशक में बंगाल में जो तेभागा आंदोलन है उसकी मांग थी कि 1/3 भाग जो है उपज का वह जमींदारों को दिया जाना, जबकि 2/3 भाग जो है वह जो किसान है वह स्वयं अपने पास रखने की मांग कर रहे थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो 1816 में फुल्का नामक किसी भी प्रकार का विद्रोह पंजाब में नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेन काम्प, जो ऑप्शन नंबर सी है। यह पुस्तक जो है हिटलर ने जेल में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों यह 1878 में पारित 1878 में पारित हुआ था। वो भी लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा यह पारित किया गया था। जबकि 1881 में इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा वापिस ले लिया गया था। तो ये इंपोर्टेंट है, 1881 में इसे वापिस ले लिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। जबकि यह कब पारित हुआ था? 1878 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जो कालीबंगन है यहाँ से हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई है? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप होती है, जो कि 1919 में होती है। अगला जो ब्रेस्टिटोस की संधि है, इस संधि के माध्यम से जो यह संधि 1918 में होती है, इस संधि के माध्यम से रूस जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है और यह संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच होती है। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में गिउसेप मेज़नी को जाना जाता है। इसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। गैरीबॉल्डी का संबंध भी इटली से ही है और गैरीबॉल्डी ने दक्षिणी इटली विशेष रूप से दोनों सिसिलियों को एकीकृत करने में मतलब इटली में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया था जिसमें कुल 1000 इसके करीबी लोग थे, मानने वाले फॉलोअर्स थे। ऑटोन बिस्मार्क जो है यह जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है, इसका संबंध जर्मनी से है। अगला प्रश्न है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 के लखनऊ सत्र के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे और इसी सम्मेलन में जो कांग्रेस और लीग है, मुस्लिम लीग है, उसके बीच समझौता हुआ था और इसके साथ साथ जो नरम दल और गरम दल है, नरम प्लस गरम भी आपस में मिल गए थे। इसमें समझौता नरम और गरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो एएसआई के जो पहले निदेशक थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने इसकी स्थापना 1871 में की थी। जॉर्ज मार्शल जो है यह 1902 से लेकर के 1928 तक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, निदेशक थे और इसकी अध्यक्षता में ही इसके निदेशत्व के कार्यकाल में ही जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज हुई थी और महत्वपूर्ण काम हुआ था। आर डी बनर्जी का संबंध मोहनजोदारो से 1922 में इसने मोहनजोदारो।
मोहनजोदाड़ो से 1922 ईस्वी में इसने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी, खोज की थी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहने वाले उरांव जनजातियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उसके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो आत्मसात की जो नीति थी, इसके माध्यम से जो आदिवासी बच्चे थे ऑस्ट्रेलिया में, उसको उसके परिवार से दूर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला ऑप्शन है, जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, ये गलत है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, ये ऑप्शन सही है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र विचार प्रचार करना, ये भी गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। अगला प्रश्न है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो वर्साई की संधि जो है, इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है, तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन जो है वह 1920 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जो कि खिलाफत आंदोलन को जालियांवाला बाग के होने की वजह से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से जो खिलाफत आंदोलन है उसमें और तीव्रता आई थी। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह जो है 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का जो प्राकृतिक नाम है वह राजगिरी था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? पहला ऑप्शन है, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, यह सही है। दूसरा है, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई, ये भी सही है। सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ाया, ये भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था? 1878 में जो द हिंदू अखबार है उसकी स्थापना 6 लोगों के द्वारा की गई थी, जिसमें से 2 टीचर्स थे, जबकि 4 लॉ के स्टूडेंट ने मिलकर के इसकी स्थापना की, जिसमें वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम शिक्षक थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? साइमन कमीशन, यह 1927 में आया था, जबकि भारत भारत सरकार अधिनियम, यह भी उत्तर नहीं होगा। रॉलेट एक्ट, यह 1919 में पारित किया गया था, यह सही उत्तर होगा। और इसका लाने का एकमात्र उद्देश्य था भारत में जो असहमति थी उसको दबाना था। इस कानून के माध्यम से बिना किसी मुकदमा के लोगों को जेल में रखने का प्रावधान किया गया था, मात्र शक के आधार पर ही। अगला प्रश्न है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वतंत्रता की घोषणा। इसकी सहायता से उसने अमेरिका में इंग्लैंड के खिलाफ स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया था। जो थॉमस पेन है, इनके द्वारा कुछ और भी पुस्तक की रचना की गई है। द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन, इस पुस्तक से ज्योतिबा फुले बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो तो ऐसा माना जाता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है वह इन्हीं पुस्तक के अध्ययन के उपरांत उन्होंने सामाजिक सुधार का काम प्रारंभ किया था। और इनके द्वारा, थॉमस पेन के द्वारा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई है, कॉमन सेंस। ये दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉमन सेंस। अगला प्रश्न है, घटना किस घटना ने राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की थी? राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके प्रभाव में जो गिरावट है वह अबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, जो कि 1935-36 में हुआ था, उसकी वजह से राष्ट्र संघ के प्रभाव में कमी आई थी। और दूसरा है कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो 1848 की जो 1848 की जो क्रांति थी उसकी मांगे आर्थिक समानता और समाजवाद और दूसरा राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर
डी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपनिषद। जो ऋग्वेद है, या तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ऋग्वेद वैदिक ग्रंथ है, यहाँ उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ की बात की जा रही है, तो या तो यजुर्वेद और उपनिषद दो ही ऑप्शन बचे, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर उपनिषद होगा। अगला है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना, इसी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का शुरुआती नाम मित्र मेला भी था, मित्र मेला। और यह मित्र मेला किसने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलकर के इस मित्र मेला रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? कावस जी नाना भाई ने की थी। कावस जी नाना भाई, नाना भाई ने की थी, कावस जी। अगला प्रश्न है 1917। अगला प्रश्न है 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो 1917 की क्रांति के दौरान जो बोल्शेविकों का नारा था वह शांति, भूमि और रोटी था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। स्वतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा जो है यह 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच जो यह चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था 1854 में, और चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में लाया गया था, और इसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के लिए मैग्ना कार्टा का इसको दर्जा दिया गया है, आधुनिक शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा का। तो इस वुड डिस्पैच में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मद्रास में, कलकत्ता में और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। आधुनिक शिक्षा पर भी इसमें बल दिया गया था, और सामाजिक शिक्षा यानी महिलाओं की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा यानी महिला की शिक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। महिलाओं को भी शिक्षा में अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला सवाल है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? टिकेंद्र सिंह जो है इनका संबंध मणिपुर से है। यह मणिपुर के राजकुमार थे और वहां की सेना के प्रमुख भी थे। जदुनाथ शर्मा यह इतिहासकार है, जबकि रानी गाइडिंलिव का संबंध नागालैंड से है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा।